वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर मोशन को। आखिर मोशन होता क्या है। यहाँ पर एक तुम्हारे पास ट्रेन है। ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है हमारा चिंटू। ये पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के पास में खड़ा हुआ है हमारा मिंटू। तुम्हारे सर पे बैठी हुई तुम्हारी बिल्ली है। पहले हमें कुछ रिकैप करना पड़ेगा। अब लास्ट वाली क्लास तुम लोग को याद है, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था? फीलिंग्स नापी नहीं जा सकती। तो तुम बोल रहे हो, तुम गए मम्मी पास और तुमने मम्मी से जाके बोला है कि मम्मी आपको पता है हम आपसे 2 किलो ज्यादा पापा को प्यार करते हैं। मम्मी तुम्हारी इतनी तेज चाटा लगाएंगी सच्ची तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा। तो तुम अगर ये चीज बोल दोगे जाके कि हम आपसे इतना ज्यादा उनको प्यार करते हैं, तो तुम ना थोड़ ना सकते हो यार। तुम तो इतना बता देते हो कि हम उसको इतना प्यार करते हैं, इतना किलो प्यार करते हैं। तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें तमाचा मारेंगे, कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम फीलिंग्स को 2 किलो में नाप। हमें आज 2 किलो दुख हुआ, पापा ने मेरे चाटा इतनी तेज मारा, हमें 2 किलो दर्द हुआ। तो ये पॉसिबल है? 2 किलो दर्द पॉसिबल है? तुम्हें बिल्कुल लग रहा है कि पॉसिबल है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से हमारी स्पीड और वेलोसिटी निकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर मोशन को। अब चैप्टर का नेम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है कि आखिर मोशन होता क्या है, मोशन को हम लोग कैसे समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारे सामने आता है मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट। मोशन मतलब होता है गति, रेस्ट मतलब होता है स्थिर, मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है केवल। अब मोशन क्या होता है? मोशन की डेफिनेशन बोली जाती है कि समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, मतलब कोई वस्तु अपनी स्थिति में चेंज कर रही है, उसी को बोला जाएगा कि वो गति की अवस्था में है। ठीक, गति कर रही है मतलब वो मोशन में है। एक और चीज इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मोशन एंड रेस्ट है, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब सापेक्षित। अब ये सापेक्षित क्या होता है? इसको सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग समझ सकते हो, नजरिया। मतलब हो सकता है कोई कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे नजरिए से चल रहा हो और वो मेरे नजरिए से रुका हुआ हो। तो ये जो मोशन एंड रेस्ट है, मतलब गति और स्थिर अवस्था है, ये दोनों किसी के सापेक्ष निकाली जाती है, मतलब किसी के नजरिए से निकाली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक तुम्हारे पास ट्रेन है। ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है हमारा चिंटू। ये हमारा चिंटू बैठकर ट्रेन से कहीं जा रहा है। इसका नाम है चिंटू। चिंटू जा रहा है ट्रेन से कहीं टहलने। और यहाँ पर बाहर लगा हुआ है एक पेड़। ये पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के पास में खड़ा हुआ है हमारा मिंटू। पेड़ के पास हमारा मिंटू खड़ा हुआ है। अब चिंटू अगर पेड़ को देखेगा, अगर तुम लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो ट्रेन की विंडो से बाहर तुमने पेड़ को देखा, तो पेड़ तुमको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। पीछे जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेन है, तुम्हारी ट्रेन आगे जा रही है। ट्रेन आगे जा रही है तो तुम्हें पेड़ तो वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन ट्रेन जैसे जैसे आगे जा रही है तो तुम्हें लग रहा है कि पेड़ जो है, पेड़ पीछे के लिए जा रहा है। तो चिंटू को ये पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई देगा और मिंटू के लिए ये पेड़ रुका हुआ है। मिंटू को ये पेड़ बिल्कुल रुका हुआ दिखाई देगा, मतलब मिंटू के लिए ये पेड़ जो है ये रेस्ट में है और चिंटू के लिए ये पेड़ मोशन में है। तभी हम कह रहे हैं कि जो मोशन और रेस्ट है, मतलब जो गति और स्थिर अवस्था है, ये दोनों रिलेटिव टर्म है, मतलब सापेक्षिक टर्म है। हो सकता है कोई वस्तु तुम्हारे लिए गति में हो, तुम्हारे लिए मोशन कर रही हो, और मेरे लिए वो वस्तु रेस्ट में हो, वो रुकी हुई हो। तो मोशन को कहते क्या है? समय के साथ किसी के सापेक्ष में, समय के साथ मतलब किसी के रिलेटिव में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, उसी को बोला जाएगा मोशन। मतलब एक टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पर हो गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर हम यहाँ पर हो गए, तो हम तुमको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम इंटरवल हो रहा है ना, 1 सेकंड में हम आगे बढ़े, फिर 1 सेकंड में हम पीछे आ गए। 1 सेकंड टाइम इंटरवल है हमारे पास, 1 सेकंड में हम अपनी जगह को बदल रहे हैं। हम अपनी जगह को बदल रहे हैं मतलब हम मोशन कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तभी बोला जाएगा मोशन। मोशन होता है
एक टाइम इंटरवल में कोई वस्तु अपने पोजीशन को चेंज करे, एक टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो बोला जाएगा वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। और रेस्ट क्या होगा? रेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे सापेक्ष में हमारे जो ऊपर बाल है वो रुके हुए हैं। हम कभी भी देखें तो हमारे बाल हमारे पास ही रहेंगे, वो कहीं चल के नहीं चले जाएंगे। तो हमारे लिए हमेशा हमारे बाल रुके हुए हैं। जैसे मान लो तुम हो, तुम कहीं टहलने जा रहे हो, तुम्हारे साथ में, जैसे मान लो ये तुम हो, एक सेकंड, ये तुम हो, तुम्हारे सर पे रख बैठी हुई है तुम्हारी बिल्ली है, बिल्ली है यहाँ पर तुम्हारी। अब वो बिल्ली तुम्हारे साथ में, तुम टहलने कहीं गए और तुमने अपने बिल्ली को सर पे बैठा लिया और बिल्ली को तुम लेके चले गए पूरा टहलते हुए। अब टहलने गए, तुमने यहाँ पे देखा 5 बजे तुम घर पे थे, सुबह के 5 बजे तुम घर पे थे। अब 5:30 बजे तुमने देखा तुम कहाँ पहुंच गए? गार्डन में पहुंच गए। तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे सर के ऊपर ही बैठी हुई थी। ठीक, 5:30 बजे तुमने देखा तुम गार्डन में पहुंच गए। अब क्या हुआ? अगर यहाँ पर बाहर से हम खड़े होके तुमको देखेंगे, यहाँ पर हम है, हम तुमको खड़े होके देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ये स्टूडेंट है ये यहाँ से चल के यहाँ तक गया, क्योंकि 5 बजे वो घर पे था और 5:30 बजे वो गार्डन में था। तो घर से उसने गार्डन तक का सफर पूरा तय किया है, तो हमें वो चलता हुआ दिखाई दिया, मतलब वो मोशन में हमें दिखाई दिया है। लेकिन वही अगर तुम्हारी बिल्ली से पूछा जाएगा कि तुमने मोशन किया या नहीं किया, तो तुम्हारी बिल्ली के लिए तुमने मोशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारी बिल्ली पहले भी तुम्हारे ऊपर ही थी, और जब तुमने 5:30 बजे देखा तब भी वो तुम्हारे ऊपर ही थी। तुम्हारी बिल्ली ने तुमको देखा तो तुम उसके नीचे दिखाई दिए उसको, और जब वो घर पे थे तुम लोग तब भी तुम्हें वो तुम्हारी बिल्ली को तुम नीचे ही दिखाई दे रहे थे। तो मोशन जो है वो एक है रिलेटिव टर्म, मोशन एंड रेस्ट, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कि कोई तुम्हारे लिए मोशन में हो और वही चीज मेरे लिए रेस्ट में हो। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मोशन होता है टाइम के साथ में, एक टाइम इंटरवल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, मतलब समय के साथ किसी के सापेक्ष में, किसी के रिलेटिव में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपने अपने पोजीशन में चेंज कर रही है, मतलब अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है, उसी को बोला जाएगा मोशन। और रेस्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा किसी टाइम इंटरवल में किसी के सापेक्ष, मतलब किसी के रिलेटिव में हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वो अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं कर रहा। अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो यहीं पर खड़ा हुआ है, हम आधे घंटे बाद देख रहे हैं तब भी वो यहीं पे खड़ा हुआ है, 1 घंटे बाद देख रहे हैं तब भी वो यहीं पे खड़ा हुआ है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में वो अपनी स्थिति में चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि अपनी पोजीशन चेंज ना करे, पोजीशन चेंज ना हो। और यहाँ पर होता है पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो। और एक चीज जरूर याद रखना, ये दोनों रिलेटिव में हो रहे हैं, मतलब किसी के रिलेटिव में होना चाहिए। अगर तुमसे हम बोल रहे हैं कि मान लो ये कार है, हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया ये कार है, और तुम्हें बताना है ये कार मोशन कर रही है या नहीं कर रही है, तुम इसका आंसर क्या दोगे? ये आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये अभी पढ़ाएंगे हम, ये मीटर पर सेकंड वगैरह क्या आया। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे जा रही है, तो बताओ ये गाड़ी जो है, गाड़ी मोशन कर रही है नहीं कर रही है? या फिर तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, कार से जा रहे हो स्कूल, तुम्हारे पापा तुमको कार से स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और कार चल रही है इस टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुम्हारी गाड़ी चल रही है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी गाड़ी मोशन में है या नहीं है, तो तुम इसका जवाब क्या दोगे? अगर तुम्हारा जवाब ये है कि हाँ हमारी गाड़ी मोशन में है, तो तुम्हारा आंसर गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि
हमने तुम्हें बताया ही नहीं तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमने बताया नहीं किसके रिलेटिव में तुम निकाल रहे हो यहाँ पे। अगर वही गाड़ी की स्पीड, जैसे कि ये गाड़ी थी हमारे पास, हमें ये बताना है ये गाड़ी मोशन में है या नहीं है। तो हो सकता है इसके अंदर जो बैठे हो, मतलब तुम्हारे पापा और तुम बैठे हुए हो इसके अंदर, तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए तुम्हारी गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि तुम देख रहे हो छत पे देख रहे हो गाड़ी की, तो गाड़ी की छत तुम्हें वहीं पे रुकी हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी के आगे स्टेयरिंग पे देख रहे हो तो वो भी तुम्हें वहीं पे रुका हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी की विंडो देख रहे हो तो विंडो भी तुम्हें वहीं पे रुकी दिखाई दे रही है। लेकिन विंडो के बाहर अगर तुम देख रहे हो, बाहर पेड़ वगैरह जा रहे हैं पीछे, वो पेड़ तुम्हें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पे बाहर से कोई शख्स देख रहा है, मान लो यहाँ पे चिंटू खड़ा था, चिंटू ने तुम्हारी गाड़ी जाते हुए देख ली, तो चिंटू तुम्हारी गाड़ी को जाते हुए जब देखेगा, चिंटू बोलेगा ये गाड़ी मोशन में है। क्यों मोशन में? क्योंकि चिंटू को ये गाड़ी समय के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चिंटू के लिए ये गाड़ी मोशन में है, लेकिन इसके अंदर अगर तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारे लिए ये गाड़ी रेस्ट में है। तभी हमें अगर क्वेश्चन हमने पूछा है किसी से कि कोई चीज मोशन में है, रेस्ट में है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वहां पर हम किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर रिलेटिव भी बताना पड़ेगा, किसके रिलेट में हम निकाल रहे हैं वहां पर। अगर हम यहाँ पे अंदर वाले शख्स के रिलेट में निकाल रहे हैं तो वो गाड़ी मोशन में नहीं है, लेकिन बाहर वाले शख्स के रिलेट में निकाल रहे हैं तो वो गाड़ी हमें मोशन में दिखाई देगी। अब इसके बाद में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले। अब इसके बाद में हमारे सामने हमारा टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसको जानने से पहले हमें कुछ रिकैप करना पड़ेगा। अब लास्ट वाली क्लास तुम लोग को याद है, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था? हमने कुछ तुम लोग को बताया था फीलिंग्स के बारे में। याद है किसी को? फीलिंग्स। अब ये फीलिंग्स के बारे में हमने क्या बताया था, याद करो। फीलिंग्स नापी नहीं जा सकती। तुम ये नहीं बोल सकते कि हम सामने वाले बंदे को 2 किलो प्यार करते हैं। जैसे मान लो तुम बोल रहे हो, तुम गए हो मम्मी पास और तुमने मम्मी से जाके बोला है कि मम्मी आपको पता है हम आपसे 2 किलो ज्यादा पापा को प्यार करते हैं। मम्मी तुम्हारी इतनी तेज चाटा लगाएंगी सच्ची तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा। तो तुम अगर ये चीज बोल दोगे जाके कि हम आपसे इतना ज्यादा उनको प्यार करते, तो तुम ना थोड़ ना सकते हो यार, तुम तो इतना बता सकते हो कि हम उसको इतना प्यार करते, इतना किलो प्यार करते हैं। तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे तमाचा मारेंगे, कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम फीलिंग्स को 2 किलो में नाप रहे हो कि हम 2 किलो ज्यादा प्यार कर रहे हैं उनको। तो तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं या लव हो गया तुम्हारा, ये तुम नाप नहीं सकते। फीलिंग्स तुम्हारी इमोशनल वाली भी हो सकते हैं, ये भी तुम कह सकते हो कि हमें आज 2 किलो दुख हुआ, पापा ने मेरे चाटा इतनी तेज मारा हमें 2 किलो दर्द हुआ। तुम सोच रहे हो, तुम बोलो, खुद सोच के देखो, तुम एक बार को बोल रहे हो पापा ने मेरे मारा तमाचा, तमाचा मारा, तुम बोल रहे हो मेरे 2 किलो दर्द हुआ। ये पॉसिबल है? 2 किलो दर्द पॉसिबल है? तुम्हें बिल्कुल लग रहा है कहीं पे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो ये फीलिंग्स हैं हमारी, इनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने क्या आती है? फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब जिनको हम लोग नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। क्वांटिटीज दैट कैन मेजरेबल, वो क्वांटिटी जो नापी जा सके। या तौली भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसी राशियां जिनको तौला जा सके या मापा जा सके, उनको बोला जाता है भौतिक राशियां। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिनको हम लोग मेजर कर सकें, उनको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरेबल कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जैसे मान लो तुम गए हो वजन तौलने अपना, तुमसे मम्मी ने बोला कि भैया अपना वजन तौल के आओ और अपना वजन बताओ। तो तुम गए वजन तौलने, तुम्हारा मास कितना निकला? तुमने वजन तौला, तुम्हारा वजन निकल के आया है 45 किलो। 45 केजी निकल के आया। तो तुमने अपने मास को तौल पाया, मतलब तुमने अपने वजन को तौल पाया। तभी हम लोग बोल देंगे यहाँ पर ये मेजरेबल है।
मतलब तौली जा सकती है। दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्वांटिटीज दैट कैन मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर करी जा सकती हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हमारा मास हो गया, लेंथ हो गई हमारी। मान लो तुमसे बोला गया तुम अपनी लंबाई नापो, जाके तुमने अपनी लंबाई नापी, तुम अपनी लंबाई को भी नाप सकते हो, तो लंबाई भी तुम्हारी मेजरेबल है। मास हो गया, मास भी हमारा मेजरेबल है। इसके बाद में आगे ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो मेजरेबल होती है। अब हम लोग इसके बाद में जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने टाइप की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, तो हम लोग पहले उसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से टाइप्स की होती है। जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। अब इसके बाद में हमारे दिमाग में आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अदिश राशि। और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सदिश राशि। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको अगर हमें बताना है, जैसे अगर स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमें बताना है तो हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसमें हमें इनके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है परिमाण, और डायरेक्शन को तो हिंदी में दिशा बोला जाता है। वो वाली दिशा नहीं, डायरेक्शन वाली दिशा। ठीक। और ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा हो गया परिमाण, और ये हो गई दिशा। अब हमने ऐसे तो बता दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, तुम्हें कुछ फील नहीं आया होगा, नहीं आया ना? अब फील के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे मान लो तुमसे बोला जा रहा है कि तुमने तुम्हारा तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। अब तुम स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा तुम कितनी दूरी चल के आए हो। तुम क्या बोलोगे? हम 5 किलोमीटर दूरी चलकर आए हैं, ऐसे ही तो बोलोगे। तो तुमने क्या बोला? हम 5 किलोमीटर दूरी चल के आए। तुम्हें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है हमारी, यानी कि जो हमारी दूरी होती है, डिस्टेंस, जिसे बोला जाता है दूरी, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आती है, मतलब अदिश राशियों के अंदर आती है। तो इसको बताने के लिए हम लोग को कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हम करे जा रहे हैं, तुम लोग को समझ भी आ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब ये परिमाण होता क्या है। अब जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ, अभी हमने बात करी थी कि तुम अपना वजन तौलने गए, तुमने वजन निकाला, वजन तौला अपना, तुम्हारा वजन आ गया है 45 kg। ये जो लास्ट में केजी है ये तो हमारी यूनिट है। यूनिट यानी कि किस चीज में हम उसको तौल रहे हैं, ये तो हमारी यूनिट हो गई, यानी कि मात्रक जिसे बोला जाता है, ये तो हमारा मात्रक है। अब ये 45 क्या है? ये जो 45 है इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड।
मतलब कोई चीज तुम्हारे पास है तो वो चीज तुम्हारे पास कितनी है उसको ही बोला जाएगा मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। अब यहाँ पे जैसे 45 केजी तुम्हारा वजन था, तो 45 यहाँ पर हो गया मैग्नीट्यूड, केजी हमारा हो गया यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों मिल जाते हैं तो हमारे एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बना देते हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की जरूरत होती है, यूनिट मिलेगी तभी जाके हम बोल पाएंगे कि हमने मास को यहाँ पर तौला है। क्योंकि अगर हमने, अच्छा मान लो यहाँ पे ना ही तुम्हारे पास ये होता 45 और ना ही तुम्हारे पास केजी होता, तो तुम कैसे बताते कि तुमने अपने मास को तौला है? नहीं बता पाते ना। तो तुम्हें यहाँ पे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुमने कितना तौला, और तुम्हारे पास मास भी होना चाहिए, मतलब केजी भी होना चाहिए, यूनिट भी बताने के लिए होनी चाहिए कि तुमने किसको तौला। अगर यहाँ पे केजी लगा हुआ है मतलब तुमने अपने मास को तौला, यहाँ पे अगर मीटर लगा होता तो तुमने अपनी लंबाई को तौला, ये वाली चीज होती है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी यूनिट के आगे जो नंबर लगा होता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोई भी, मतलब जिस भी चीज को हम लोग तौल रहे हैं या नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक। तो हमारी डिस्टेंस थी, डिस्टेंस को बताने के लिए हमको नहीं बताना पड़ा कि हमने मतलब किस डायरेक्शन में चले। तो दूरी बताने के लिए, जैसे तुम्हारे स्कूल में अभी हमने बताया था, स्कूल में तुम्हारे दोस्त ने पूछा कि तुम कितनी दूरी चल के आए हो, तो तुम क्या बोलोगे, हम 5 मीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी चल कर आए। तुम ये नहीं बताओगे कि हम इधर के लिए चल के आए, इस टाइप से नहीं बताओगे। तो तुमने वहां पे केवल बताया 5 किलोमीटर तुम दूरी चल कर आए हो। तो जो दूरी हो गई, दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए तुम्हारी डायरेक्शन की नीड होती है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग अभी आगे डिस्प्लेसमेंट में अच्छे से समझ लेंगे, तब तक तुम लोग केवल इनके एग्जांपल्स अच्छे से नोट कर लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों पूरा क्लियर करा देंगे। इसके एग्जांपल्स तब तक नोट कर लो। एग्जांपल पहला स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड, जिसको चाल बोला जाता है हिंदी में। डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एग्जांपल होते हैं हमारे वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होता है भैया? वेलोसिटी अभी तुम लोग पढ़ोगे, इसी चैप्टर में हम तुमको आगे पढ़ाएंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी यानी कि वेग। और एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। ये भी अभी हम आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद में एक और आता है हमारे पास त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेलरेशन। ये भी अभी हम पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ाएंगे। हमने केवल वही वही चीजें लिखी है जो तुम्हारे सिलेबस में अभी तुम्हें नीड पड़ेगी, वही वाली स्केलर क्वांटिटी लिखी है और वही वाली वेक्टर क्वांटिटीज लिखी है। अब इसके बाद में हम लोग आगे चल के डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एसआई यूनिट वगैरह के बारे में। जिन यूनिट्स को हम लोग नाप रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि आगे हम लोग को दिक्कत ना हो। तो यूनिट्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको जिसको जिसको ये नोट करना है वो इसको पॉज कर कर नोट कर ले। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। मतलब कुछ यूनिट्स होती है, ऐसा हुआ कि पहले हम लोग अलग अलग टाइप की यूनिट नाप रहे थे। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, और फुट में भी नापी जाती है कई जगह पे। देखा होगा ना तुम लोगों ने। अभी अपनी अपनी हाइट अगर नापनी है तो तुम लोग बताते हो कि हम 5 फुट के हैं या 4 फुट के हैं, ऐसे तुम लोग बताते हो अपनी हाइट। तो हमारे पास कई सारी यूनिट्स थी, कई सारे मात्रक थे। तो हमें क्या था, हमें कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लोग कौन सी जगह पर किस मात्रक को यूज करें, मतलब किस यूनिट को यूज करें। तो इस जो हमारी कंफ्यूजन थी, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी में क्या हुआ, उस कमेटी में बैठ के सभी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सब लोग बैठे और उन लोगों ने ये डिसाइड किया, उन लोगों ने बता दिया कि ये वाली जो चीज है इसको हम लोग इसी में मेजर करेंगे।
और वो क्यों मेजर किया जाता है, इस मतलब जैसे कोई चीज उन्होंने बताई कि जैसे मान लो लेंथ है, लेंथ को हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे। मीटर में ही क्यों मेजर किया जाएगा, क्योंकि मीटर में मेजर करने पे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो उन्होंने बोल दिया कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। इस टाइप से हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो आसान हो जाएगी। तो पहला हमारे सामने आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे बोला जाता है एसआई यूनिट्स। ठीक। अब होता क्या है इसमें, एसआई यूनिट्स क्या क्या होते हैं, किसकी क्या एसआई यूनिट है, हमने ये तो बता दिया ना। एक कमेटी बैठा ली गई, उस कमेटी में ये डिसाइड किया गया कि अगर हम लेंथ को नाप रहे हैं, मतलब किसी की लंबाई को हम नाप रहे हैं, तो उसको हम लोग मीटर में ही नापेंगे, किसी और चीज में हम लोग नहीं नापेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नाप नहीं सकते, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि एसआई यूनिट में अगर तुम नाप रहे हो, एसआई मात्रक में अगर तुम नाप रहे हो, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब बोला जाएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट में नापी जा रही है। अगर तुम लोग अभी फॉर्मूले वगैरह भी जितने पढ़ोगे फिजिक्स में आगे 11th 12th में, या अभी तुम्हारे 9th 10th में भी थोड़ी बहुत फिजिक्स आएगी, उसमें जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे, सभी फॉर्मूलों में तुमको अपनी जो यूनिट्स होंगी, मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हें लंबाई डालनी है, लंबाई तुम्हें दी गई है, मान लो 5 किलोमीटर दी गई है, तो तुम उसको 5 किलोमीटर नहीं डाल सकते फॉर्मूले में। तुम्हें फॉर्मूले में डालनी पड़ेगी वो एसआई यूनिट में। मतलब तुम्हें 5,000 मीटर डालना पड़ेगा वहां पे। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने हुए हमारे, 5,000 मीटर। तो तुम्हें वहां पर मीटर में ही डालना पड़ेगा। क्यों मीटर में डालना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट डिसाइड करी गई है कि मीटर में ही हम लोग मेजर करते हैं चीजों को। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है कि एसआई यूनिट किसकी किसकी क्या क्या होती है। भैया अगर आप बता दोगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। तो हम ऐसे बताए थे, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ज्यादा यूज में आने वाली है, उनके बारे में भी बता देते हैं। बाकी तुम लोग 11th में एसआई यूनिट वगैरह ये सारी यूनिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। पहला चैप्टर ही हमारा 11th का है, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके अंदर केवल यूनिट्स के बारे में सब मतलब बातें हैं, सारी यूनिट्स के बारे में बातें हैं, सब कुछ यूनिट के बारे में उसमें तुम लोग जान जाओगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो हम तुमको बता दें, जो तुम्हारे 9th 10th में आसानी से आए और तुम लोग उनको सॉल्व भी कर जाओ, तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला हमारे सामने आता है लेंथ, जिसको बोला जाता है लंबाई। अब लेंथ को हम लोग भैया काहे में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट लेंथ की क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट है हमारे पास मीटर। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है टाइम, यानी कि समय। अब इसको भैया हम लोग कहाँ में मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। घंटों में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो लोग हम अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला वगैरह में डालना है, तो जो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, फॉर्मूले इस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर उनमें तुम एसआई यूनिट्स डाल लो तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तभी तुम्हें एसआई यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी कि लंबाई को हम लोग को मीटर में ही डालना है। अगर लेंथ हमारे सामने आ रही है, तो उसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे। ऐसे नहीं जैसे किलोमीटर में तुमको दिया गया 5 किलोमीटर तुम चल के आओ, तो 5 किलोमीटर तुम सीधा सीधा नहीं डाल दोगे, तुम पहले किलोमीटर से उसको मीटर में चेंज करोगे। तो हमारी जो टाइम होता है, टाइम को हम लोग नापते हैं सेकेंड में। टाइम को हम लोग नाप रहे होते हैं सेकेंड में। इसके बाद में हमारे सामने आता है टेम्परेचर, जिसे बोला जाता है तापमान। अब हम लोग तापमान को क्या में नापते हैं, तापमान के हमने बताएंगे ना, केमिस्ट्री में हमने बताया था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन 3 चीजों में नाप सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट ने क्या बताया कि हम लोग काहे में नापेंगे ताप को, केल्विन में। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद हमारे सामने आता है मास, यानी कि द्रव्यमान। अब भैया द्रव्यमान को काहे में नापा जाएगा,
द्रव्यमान का हमने इतना सब कुछ सुना हुआ है, ग्राम में नाप सकते हैं, किलो में नाप सकते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पर जो हमारा एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट ने बैठ के बताया कि मास को हम लोग नापेंगे किलोग्राम में, यानी कि केजी में नापेंगे। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें मीटर, सेकंड और केल्विन और किलोग्राम में ही डालनी है चीजें। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में लिख कर आ रहा है कि तुम्हें चीज निकालनी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालनी है, मतलब तुम्हें यहाँ पे मीटर की जगह बोल दिया गया किलोमीटर में निकालना है तुम्हें, और ये सेकंड की जगह बोल दिया गया ओवर में निकालना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें वहां पर किलोमीटर और आवर में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन हमारा चाह रहा है कि हमें तुम किलोमीटर और आवर में बताओ। वैसे हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में हमें बताओ, तो डिग्री सेल्सियस में बताना होगा तो हम केल्विन से उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। हम सॉल्व करने के लिए मीटर, सेकंड, केल्विन और किलोग्राम का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें बताना है, आंसर पूछा गया हमारा किलो में, किलोग्राम में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, सेकंड की जगह और में पूछा गया है, मिनट में पूछा गया है, तो उसको हम लोग इंड में जाके कन्वर्ट करके बताएंगे आंसर। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है वहां पे कि किलोमीटर में हमको बताओ, तो वहां पे इंड में जाके हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग केवल मीटर में ही रखेंगे उसको। अब इसके बाद में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। इसको जिसको नोट करना है वो पॉज कर नोट कर ले। इसके बाद में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। अब ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस, अब इसको समझने के लिए तुम लोग एक एग्जांपल देखो। जैसे ये है तुम्हारा घर, होम, यहां से ऐसे करके रास्ता गया हुआ है, और ये तुम्हारा पड़ रहा है स्कूल। स्कूल हो गया ये। अब तुम घर से निकले, घर से निकलते हुए तुम गए 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 गए, और तुम पूरा स्कूल पहुंच गए। ठीक। अब स्कूल पहुंचने में तुमने कितनी दूरी चली? दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया है और जहां पे हम चलना बंद किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने कितना पाथ ट्रेवल किया है, मतलब कितनी दूरी हमने तय करी है, उसको बुलाया जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन टाइम इंटरवल। मतलब हमको एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा कि हमें 5 सेकंड में बताना है हमने कितनी दूरी तय करी है। उसी को बोला जाएगा कि हमने अगर जितना पाथ चला, मतलब जिधर भी साइड से गए हम, पूरा ये घूमते हुए ऐसे करते हुए गए पूरा, तो ये हमें पूरा का पूरा यहाँ से लेके ऐसे करके पूरा बताना पड़ेगा। जितना हमने पाथ चला है, यहाँ से हम चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ पर आके हम मुड़ना शुरू किए, फिर ये ऐसे ऐसे हम लोग और आगे चलते गए। तो जितना पाथ हमने चला है, जितना हमारे पैरों ने चला है, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सबसे सिंपल समझना है। डिस्टेंस होता है कितना चला, कितना चला। अगर हमें दूरी को निकालना है तो सिंपल सा है कि कितना हमने चला। और डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ पहुंचे। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। हमारे डिस्प्लेसमेंट होता है हम कहाँ पर पहुंचे, और डिस्टेंस होता है हमारा हमने कितना चला। अब हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर मान लो तुम घर से अपने स्कूल गए और हमने तुमसे बोला यहाँ पर तुमको निकालना है डिस्टेंस।
डिस्टेंस तुमको निकाल के हमको देना है। मान लो ये है हमारे पास 4 मीटर और ये है हमारे पास 3 मीटर। 4 किलोमीटर कर लो, किलोमीटर और 3 किलोमीटर। अब हमने तुमसे पूछा तुमने कितनी डिस्टेंस चली। पहले तुम आगे 4 किलोमीटर चले, फिर तुमने अपने आप को मोड़ा और फिर तुम 3 किलोमीटर आगे और चले। तो तुमने कितना चला, 4 किलोमीटर प्लस में 3 किलोमीटर, मतलब तुम चले हो 7 किलोमीटर। अब तुम्हारे सामने आता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें इसी का निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसका कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको पता करना पड़ेगा हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है। ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब हमने कहां से चलना शुरू किया, फाइनल मतलब हमने कहां पर जाके हम रुक गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम जो दूरी होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो तुम्हारे पास था हेलीकॉप्टर, तुम मान अंबानी वगैरह के खानदान के हो पूरा, तुम्हारे पास है हेलीकॉप्टर। तुम हेलीकॉप्टर से उड़े 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 और सीधे ऐसे स्कूल पे जाके तुमने लैंड किया। तो ये जो जितनी दूरी तुम चले हो इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सिंपल सा याद रखो, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमको स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन से अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो जो हमारे पास में डिस्टेंस आएगी उसको ही हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब सबसे कम वो दूरी जो हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी होगी, उसी को हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तुम लोगों ने। यहाँ पर देखो हमारे पास बन रहा है पूरा एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, ऐसे करके पूरा ये ट्राइंगल टाइप का बन रहा है। अब इसी ट्राइंगल को यहाँ पे उतार लेते हैं हम लोग। ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर आ गया है। अब ये वाली थी 4 किलोमीटर, ये था हमारा 3 किलोमीटर, और हमें इसको निकालना है। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया जाता है कि इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको बोला जाता है आधार, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बेस बोला जाता है। और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताया गया था कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मतलब कर्ण का स्क्वायर हमारा बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस में लंब के स्क्वायर के। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना हाइपोटेनस निकाल लेंगे, मतलब कर्ण निकाल लेंगे, और जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हाइपोटेनस निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा हाइपोटेनस। अब इस फॉर्मूले में तुम बेस की जगह पे डालो 4 किलोमीटर और परपेंडिकुलर की जगह पे 3 किलोमीटर डालो। तो 4 का स्क्वायर हो गया पहला हमारा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। हाइपोटेनस ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हाइपोटेनस को हम लोग देख रहे हैं, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डायरेक्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का यहाँ पर स्क्वायर आता है, ये देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही वाली चीज तो हमारी डिस्प्लेसमेंट है। हमने यहाँ पे बताया था ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सबसे कम वाली दूरी थी यही तो थी, यही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग
अगर इधर साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड रूट आ जाएगा ना, 25 पे रूट आ जाएगा। या ये भी मान लो कि दोनों साइड हमने रूट ले लिया, इधर साइड भी रूट ले लिया, इधर साइड भी रूट ले लिया, इधर साइड रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर रूट आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, पता है ना सबको 5 होता है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया है? 5 किलोमीटर। अब एक चीज और याद रखो, डिस्टेंस को हम लोग डी से दिखाते हैं, इसका दिखाने का सिंबल होता है डी, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट को दिखाने का सिंबल होता है एस और डिस्टेंस को दिखाने का सिंबल होता है डी। तो ये नोट करना है, वो नोट कर ले। अब इसके बाद में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर जान लेते हैं। जैसे हमारे पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या क्या अंतर है, इनके बीच के डिफरेंस लिख के दो। पेपर में क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का, अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग उसमें क्या क्या लिख सकते हो। अब वो चीज हम बताने जा रहे हैं। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? पहला पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ट्रेवल किया गया कुल पाथ, मतलब कुल कवर्ड पाथ जितना हमारा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। इसको कह सकते हैं हम लोग टोटल कवर्ड पाथ। यानी कि इनिशियल पॉइंट से हम लोग फाइनल पॉइंट तक गए हैं, लेकिन हम किस रास्ते से गए हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को हमने क्या 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 बताया? डिस्टेंस अगर हमारे सामने पूछा था, डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? कितना चला, कितना चला। और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। डिस्टेंस हमारा हो गया कितना चला, डिस्प्लेसमेंट हो गया कहाँ पहुंचे। पहला पॉइंट हो गया डिस्टेंस में टोटल कवर्ड पाथ, मतलब हमने कितना चला है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब सबसे कम से कम रास्ता जो इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम से कम जो रास्ता होगा, सबसे कम से कम जो दूरी होगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है सेकेंड पॉइंट। अब डिस्टेंस में क्या होता है? हमने बताया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अदिश राशि, अदिश राशि। और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसके लिए इसमें हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत इसमें कैसे होती है? हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। हमारे पास एग्जांपल, जैसे यहाँ पर चिंटू का घर है, चिंटू का घर है यहाँ पर, और यहाँ पर बाजार है, बाजार यानी कि मार्केट, मार्केट है हमारी यहाँ पर। अब चिंटू से मम्मी ने बोला कि जाओ जाके सब्जी लेके आओ। चिंटू गया घर से,
गया 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 मार्केट गया, सब्जी खरीदी इसने। सब्जी खरीद के ये थोड़ा पीछे चल कर आया, तब तक इसे यहाँ पर दिख गया मोमोज का ठेला। अब मोमोज के ठेले के पास में चिंटू जाके रुक गया। अब जिस टाइम पे चिंटू जाके मोमोज के ठेले के पास में रुका, तभी हमने तुमसे बोला कि चिंटू ने कितनी डिस्टेंस तय करी, कितनी डिस्टेंस चिंटू ने चली, वो हमें तुम कैलकुलेट करके बताओ। मान लो यहां से बाजार तक की जो दूरी थी वो थी हमारी 7 किलोमीटर, और जो चिंटू बाजार से मोमोज वाले ठेले तक चल के आया वो थी हमारी 3 किलोमीटर। अब हमें बताना है चिंटू कितना चला। चिंटू कितना चला हम लोग कैसे बताएंगे, पहले चिंटू यहां से लेके आगे गया बाजार तक, बाजार तक चलने में उसने कितनी दूरी चली, 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस होता है पहले वो 7 किलोमीटर आगे गया तो 7 किलोमीटर चला वो, उसके बाद में वो 3 किलोमीटर और चला मोमोज वाले ठेले तक आने के लिए, तो 3 किलोमीटर वो और चला। यहाँ पर ऐड क्यों हुआ, क्योंकि वो हमने बोला था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कितना चला। पहले वो 7 किलोमीटर आगे चला, फिर वो 3 किलोमीटर पीछे की तरफ चला। तो पहले उसने 7 किलोमीटर चला, फिर उसने 3 किलोमीटर चला, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आ गया, तो हमारी जो डिस्टेंस आई वो 10 किलोमीटर आई। अब डिस्टेंस निकालते टाइम तुमने ये देखा क्या कि कितना वो चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, तुम्हें कुछ फर्क पड़ा। अगर मान लो ये 3 किलोमीटर पीछे चला और ये 3 किलोमीटर आगे चला होता, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी तुम क्या करते, 7 जोड़ते, 7 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर करके 10 किलोमीटर तुम्हारा आंसर आता। अब हमें निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम से कम दूरी। इनिशियल पॉइंट क्या था हमारे पास, ये था प्रारंभिक बिंदु हमारा, ये था इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट हमारा ये मोमोज का ठेला था, फाइनल पॉइंट। हमें क्या निकालने हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट जो हमारा ये है, यहां से लेके फाइनल पॉइंट हमारा जो मोमोज का ठेला है यहां तक, ये वाली जो दूरी आएगी इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम 7 किलोमीटर मान लो आगे चल कर गए, तुमने चला है पहले 7 किलोमीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम 7 किलोमीटर चले, मतलब आगे के लिए तुम 7 किलोमीटर आगे चले। फिर तुम पीछे के लिए चले हो 3 किलोमीटर, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में तुमने चला है 3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 किलोमीटर। अब हमारे पास आंसर आएगा 4 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी है 4 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस हमारी है, डिस्टेंस हमारी आ रही थी 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम तुमने देखा कि तुमने पीछे चला है या नहीं चला है, मतलब तुमने निगेटिव डायरेक्शन में कितना चला है, तुम्हें ये भी मैटर करा। अगर तुम आगे के लिए 3 किलोमीटर और चलते तो तुम्हारी डिस्टेंस तो वही आती, मतलब 7 किलोमीटर यहाँ तक आई थी, तो इसके आगे अगर 3 किलोमीटर और चलते तो तुम्हारी डिस्टेंस तो 10 ही किलोमीटर आती, जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर आ रही है वैसे ही वहां पे भी आती। लेकिन अगर तुम 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर और आगे चलते तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 10 हो जाती, और तुमने 3 किलोमीटर पीछे चला, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई है 4 किलोमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, मतलब हम किस दिशा में चल रहे हैं ये हमारा जरूरी था। कि हम आगे के लिए चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव में लेंगे, पीछे के लिए चलना शुरू किया हमने तो वो निगेटिव में हो गया। और जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस निकालते टाइम हमको कुछ नहीं देखना है, हम जिधर भी चल रहे हैं, जितना हम चल रहे हैं उतना मैटर करेगा। कि हमने आगे चला, 7 किलोमीटर आगे चले, पीछे चले हैं तो कितना चले, 3 किलोमीटर चले हैं ना, तो 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम तुमने क्या देखा, 7 किलोमीटर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, 3 किलोमीटर हम निगेटिव डायरेक्शन में चले, तो 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर में से माइनस होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। अब इसके बाद में हमने बताया जैसे डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में हमारे सामने आता है कि अभी हमने बताया तुम लोग को, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम जैसे भी चल रहे हैं, जितना हम चल रहे हैं वो होता है डिस्टेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा होता है कि हमने कितनी कम से कम दूरी तय करी। जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था, इन दोनों के बीच में सबसे कम से कम जो दूरी होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, और जितना हम चल के जा रहे हैं उसको बोला जाता है डिस्टेंस। अब हमारे सामने आ रहा है फोर्थ पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा खुद सोच के देखो। अभी हम यहां से चलना शुरू किए थे, यहां तक इनिशियल पॉइंट था हमारा ये, फाइनल पॉइंट था हमारा ये। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अगर हम इसमें डिस्टेंस निकलवाएंगे, मान लो ये 7 किलोमीटर आगे है, तो डिस्टेंस इसमें आएगा 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा 7 किलोमीटर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, बराबर आ रहा है। 7 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस भी आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 7 ही किलोमीटर आ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा भी क्यों रहेगा, छोटा इसलिए रहेगा, जैसे मान लो यहां से फिर हम वापस भी आए, 3 किलोमीटर आए थे मोमोज वाले ठेले तक, 3 किलोमीटर। अब इस टाइम पे अगर तुम नाप रहे हो तो डिस्टेंस तुमने कितनी तय करी, तुमने कितना चला, 7 किलोमीटर तुम आगे चले, 3 किलोमीटर तुम पीछे चले, तो यहाँ पर अब तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस तुम्हारी हो गई 10 किलोमीटर। और अगर यहीं पर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाएगा तो तुमने कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 7 किलोमीटर तुम आगे चले, 3 किलोमीटर तुम निगेटिव डायरेक्शन में चले, मतलब 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर में से माइनस होगा और हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी 4 किलोमीटर। अब इस एग्जाम्पल में तुम्हें दिखाई दे रहा है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 7 किलोमीटर है। दूसरा हमने देखा डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी 4 किलोमीटर होगी। इसी टाइप से हम लोग और भी एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो उसमें भी सब में डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ा आएगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या तो बड़ा रहेगा या बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में एक और चीज भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होगी, डिस्टेंस है तुमने कितना चला है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तुम आगे चल के गए, तुम पीछे चल के आए, तुमने आगे चला 4-5 मीटर, चलो मान लो हमने चला, और फिर 4-5 मीटर हम पीछे चल के आए, तो हमारा हमने कितना चला, 5 मीटर हम आगे चले, 5 मीटर हम पीछे चल के आए, तो हमारा हो गया 10 मीटर, और हमने चलाया 10 मीटर, डिस्टेंस हमारी हो गई 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये निगेटिव, 0, पॉजिटिव तीनों हो सकता है, ये केवल पॉजिटिव हो सकता है। अब निगेटिव 0 पॉजिटिव कैसे हो रहा है, जैसे हमने यहां से स्टार्ट हुए, हम चल रहा, हम आगे चल के गए और हम वापस घूम के ऐसे आए और वहीं पे आके खड़े हो गए, तो हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम से कम दूरी। इनिशियल पॉइंट भी मेरा यही था, फाइनल पॉइंट भी मेरा यही था। इन दोनों पॉइंट के सबसे बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी, 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जा रहा है। अब मान लो हम आगे चल के गए और पीछे हम और चल के आए और हमने जहां पे हम खड़े थे उससे हम थोड़ा और ज्यादा पीछे आ गए, ज्यादा पीछे आ गए, इसका मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया वो निगेटिव में आ गया, क्योंकि हम पहले आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, फिर हम निगेटिव डायरेक्शन में चल के आए, जहां पे हम खड़े थे उससे हम और पीछे चले गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जानते हैं। जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके इसको नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पेपर में इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। ऐसे पूछ दिया जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस लिखो, और वो 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, 5 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए।
तो इसको अच्छे से नोट कर लो और याद रखना सब कुछ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। स्पीड जिसको हिंदी में बोला जाता है चाल, और वेलोसिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है वेग। पहले हम लोग जान लेते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? हम लोगों ने अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना, मतलब दूरी और विस्थापन के बारे में जाना। अब जो स्पीड और वेलोसिटी है, ये दोनों उन्हीं दोनों से रिलेट करती है। स्पीड जो होती है वो हमारी डिस्टेंस से रिलेट करती है, और जो वेलोसिटी होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। अब तुम लोग एक चीज भी समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब सदिश राशि होता है, और ये जो होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है मतलब अदिश राशि होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब सदिश राशि होता है। तो तुम खुद भी समझ सकते हो, अगर डिस्टेंस स्केलर है तो इससे जब स्पीड निकल के आ रही है, तो जो स्पीड होगी स्पीड भी स्केलर होगी। क्यों स्केलर होगी आगे हम बताते हैं। अब स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड होती है, स्पीड की डेफिनेशन ऐसे बोली जाती है, 1 यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को हम लोग स्पीड कहते हैं। मतलब अगर हम एकांक समय रखें, मतलब समय को हम लोग 1 सेकेंड रख रहे हैं, 1 यूनिट टाइम रख रहे हैं। यूनिट हम लोग सेकेंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 1 यूनिट अगर हम लोग टाइम रख रहे हैं, तो 1 यूनिट टाइम में चली गई हमारे द्वारा दूरी, मतलब डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोल देते हैं चाल, यानी कि स्पीड। तो 1 यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस, 1 यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के चेंज होने की दर, डिस्टेंस किस दर से चेंज हो रही है, किस रेट से हमारी डिस्टेंस चेंज हो रही है। मतलब मान लो यहां पर हम थे, यहां से हम यहां तक गए, ये हमारा अभी हमने मार्केट वाला जो एग्जांपल लिया था, ये हो गया हमारा 7 किलोमीटर। चिंटू हमारा 7 किलोमीटर चलकर गया, और चिंटू यहाँ पे 5 बजे शाम के घर पे था। 5:30 बजे ये पहुंच गया हमारा मार्केट में। तो 30 मिनट के अंदर चिंटू हमारा 7 किलोमीटर चल पा रहा है। तो 7 किलोमीटर चिंटू कितने में चल रहा है? आधे घंटे में चल रहा है। आधे घंटे को हम लोग 1/2 तो लिख सकते हैं ना, 1/2, और ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब हमें लिखना होगा स्पीड, तो स्पीड हम लोग कैसे लिखेंगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हम चल कर गए हैं। टाइम हमारा यहाँ पे कितना लग रहा है? आधा घंटा। 30 मिनट लगा है ना, 5 बजे हम यहाँ पे थे, 5:30 पे हम यहाँ पे थे, 30 मिनट लगा है। 30 मिनट को हम लोग आधा घंटा लिख सकते हैं, तो हाफ और हो गया। अब हमने एक चीज बताई थी कि हमको ये किलोमीटर और में नहीं चाहिए होती हैं चीजें। यहाँ पे हमें सेकंड चाहिए होगा, यहाँ पे हमें किलोमीटर की जगह मीटर चाहिए होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हम यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिख देंगे। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट हमने लिख दिया। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 1000 मीटर अपॉन में, ये जो हमारा हाफ था, हाफ इंटू 60। यहाँ पे हमारा मिनट था, 1 मिनट के अंदर हमारे कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे हम 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा नीचे आ गया सेकंड में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो स्पीड की हमारी वो
यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट हमारी स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, मतलब किस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेट को तुम लोग सिंपल समझ सकते हो कि जिस चीज का रेट हम लोग बोल रहे हैं कि कोई चीज इस रेट से चेंज हो रही है, डिस्टेंस यहाँ पे किसी रेट से चेंज हो रही है। तो अगर जिस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज हमारी इस रेट से चेंज हो रही है, तो रेट का मतलब है अपॉन में टाइम, मतलब किसी समय के साथ में ये चेंज होती जा रही है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। रेट हमारा यहाँ पे जितनी बार भी आएगा उसमें यही समझ लेना कि अपॉन में टाइम आ जाएगा। रेट हमारा आगे बहुत बार आएगा, 11th में हम लोग रेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे। तो रेट अगर जितनी बार भी हमारे सामने आ रहा है, तुम सिंपल लिख सकते हो कि अपॉन में टाइम आ रहा है हमारा। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया हमारा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास वेग। क्या होता है, वेग होता है वेलोसिटी, मतलब 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट टाइम में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब 1 यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। 1 यूनिट टाइम में हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की भी बिल्कुल सेम इसी की तरह एक और डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट के बदलने की दर को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। हमने क्या बताया था, यहाँ पे रेट के बारे में आएगा, और जिस चीज का हम लोग रेट बोल रहे हैं चेंज होने का, उसके अपॉन में हम लोग टाइम कर देंगे। अगर रेट हमारे सामने आ रहा है तो जिस चीज के चेंज होने का हम लोग रेट बोल रहे हैं उसके अपॉन में हम लोग टाइम कर देंगे। तो हमें वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमारा हो गया है, स्पीड हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड हमारा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारा स्केलर हो गया, मतलब टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है एक तरीके से, ये बोल सकते हैं। क्योंकि टाइम तो निकालने के लिए हमको डायरेक्शन थोड़ी ना चाहिए कि हम कितना घंटे चले, कितना घंटा, मान लो तुमने बोला इतना घंटा बीत गया, इतना घंटा किधर के लिए बीता ये थोड़ा ना पूछा जाता, तुम्हें किस डायरेक्शन के लिए इतना घंटा बीता ये थोड़ा ना पूछा जाएगा। तो जो हमारा टाइम है, टाइम तो हमारा स्केलर ही क्वांटिटी है, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी भी वेक्टर ही रहेगी। तो वेलोसिटी जो हमारी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी सामने वाली आ रही होगी ये भी स्केलर ही आएगी। तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर तुमसे पूछा जाता है, मान लो वेलोसिटी और स्पीड के बीच में तुम्हें डिफरेंसेस लिखने हैं, तो क्या पहला डिफरेंस तो ये हो गया, जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है 1 यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और जो स्पीड होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग स्पीड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास हो गया, जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, मतलब परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, और जो स्केलर होती है इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
और जो स्पीड है, स्पीड हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। स्पीड को निकालने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में जैसे उसमें था कि निगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, वैसे यहाँ पे भी है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों चीज हो सकता है, तो टाइम तो हमारा पहली बात तो पॉजिटिव में ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जब निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों चीजें हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी भी तो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। तो वेलोसिटी जो हमारी है ये भी निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकती है। जो स्पीड है, अब मान लो डिस्टेंस हमने बताया था केवल पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस अगर केवल पॉजिटिव हो रही है, टाइम हमारा केवल पॉजिटिव है, तो स्पीड भी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ये हमेशा हमारी पॉजिटिव में ही आती है। तो जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं v से। छोटा जो v होता है उससे हम लोग दिखाते हैं वेलोसिटी को। स्पीड को हम लोग दिखाते हैं बड़े s से। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखा देते हैं छोटे s से। स्पीड को हम लोग दिखाते हैं बड़े s से। अब इसके बाद में हम लोग आगे कुछ और टॉपिक्स पे चलते हैं, जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हमारे सामने आता है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्वरण। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से हमारी स्पीड और वेलोसिटी निकल के आई। अब जो हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी से हमारी एक्सेलरेशन निकल रही है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 1 यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। 1 यूनिट टाइम में पहले हमारी वेलोसिटी मान लो कुछ और थी, फिर बाद में हमारी वेलोसिटी कुछ और हो गई। 1 यूनिट टाइम के बाद में हमारी वेलोसिटी कुछ और हो गई। ये जो वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आया है, ये जितना आया है इसी को हम लोग बोलते हैं, 1 यूनिट टाइम में हमारी जितनी वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस आता है उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन। अब हमने क्या बताया है कि अगर तुम्हारे सामने रेट आ रहा है किसी चीज के चेंज होने की, अगर हमारे सामने रेट आ रही है, तो उसी चीज के अपॉन में अगर हम लोग टाइम कर देंगे, जैसे वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है यहाँ पे, तो वेलोसिटी के अपॉन में अगर हम लोग टाइम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन को दिखाया जाता है ए से, छोटा ए। एक्सेलरेशन को छोटे ए से दिखाया जाता है। तो एक्सेलरेशन हमारी कैसे निकल के आएगी? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब जैसे हमने बताया था, लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर में, लंबाई को, लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस हमारी एक तरीके की लेंथ ही तो है, तो डिस्टेंस को हम लोग काय में नापेंगे? मीटर में। तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट, वो हमारी हो जाएगी मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारी पास मीटर हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी ही है हमारे पास। सबसे कम वो छोटी से छोटी दूरी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी होती है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो है तो हमारे पास दूरी ही, मतलब है तो लंबाई ही, तो उसे भी तो हम लोग मीटर में ही नापेंगे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की भी हमारी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। अब इसके बाद में हमारे सामने जैसे वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी एंड स्पीड आया था हमारे पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारी हम नाप रहे हैं मीटर में, टाइम जो है, टाइम को हमने क्या बताया था? सेकंड में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा मीटर में नापा जा रहा है, टाइम को हम लोग सेकंड में नापेंगे। तो जो वेलोसिटी एंड स्पीड है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी एंड स्पीड की एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन हमारा आया है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हो, मतलब वेलोसिटी में हुआ चेंज अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी हमारी काय में थी, मीटर पर सेकंड में। अभी हमने बताया वेलोसिटी की जो हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की हमारी सेकंड होती है। तो ऊपर हमारा पहले से मीटर पर सेकंड था, अपॉन में हमारा सेकंड आया है। अब सेकंड के नीचे मान लो 1 है, तो क्या होता है सबसे नीचे वाला जाके सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, उससे ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो मीटर हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट हमारी एक्सेलरेशन की आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद में एक और पॉइंट आता है हमारे पास, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने की दर है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब मान लो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से भी दिखाते हैं, छोटा यू, छोटे यू से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग दिखा देते हैं v से, छोटे v से। अब अगर हम तुमसे बोलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है। तो तुम क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा हो जाएगा, लास्ट में हमारी v आई है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन में टाइम, मतलब कितना टाइम लगा और वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हुई। पहले हमारी अगर वेलोसिटी यू थी, जैसे मान लो पहले तुम्हारी उम्र थी 10 साल, अब तुम्हारी उम्र हो गई 15 साल। अब तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारे उम्र में कितना चेंज हुआ है, तो तुम कैसे बोलोगे, 15 माइनस 10, मतलब 5 साल हमारी उम्र बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी। तो हमें अगर बोला जाएगा एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी में हुआ चेंज अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, पहले वो हमारी u थी, बाद में वो v हो गई, तो v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और जो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उसकी एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होती है, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है तो लंबाई, लंबाई निकाले, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। अब हम अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो रहा है। इसके आगे का बचा हुआ चैप्टर हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसका सेकंड पार्ट आपसे छूटे।